अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खावर। उम्मीद करते हैं आप अपने दिन का आगाज़ बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर चुके होंगे। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, जहां कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में क्रिकेट का जोशो खरोश अरूज पर रहा, जहां पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 मैचेस की जो सीरीज़ हो रही है उसका पहला मैच खेलते हुए शानदार अंदाज में कामयाबी हासिल की है। कौमी टीम ने पहले बैटिंग की और 7 विकेटों के नुकसान पर 201 रन का पहाड़ जैसा हदफ सेट किया और फिर बॉलिंग भी बड़ी कमाल की करवाई हमारे बॉलर्स ने और बांग्लादेश को 164 रन तक ही महदूद कर दिया और 37 रन से ये फतह हासिल की। ये मैच कई हवालों से भी यादगार रहा। एक तरफ जहां नौजवान खिलाड़ियों ने जारहाना बैटिंग का मुजाहरा किया, वहीं दूसरी तरफ हसन अली की धुआंधार बॉलिंग और उनकी जो वापसी है वो भी हम देख रहे हैं। उसने मैच का रुख मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के हक में मोड़ दिया। हसन अली ने एक अरसे बाद टीम में वापसी की है और अपनी इस वापसी को उन्होंने काफ़ी यादगार भी बनाया। जैसा कि उन्होंने 5 विकेटें हासिल की, पाकिस्तान को बड़ी ज़बरदस्त तरीके से फतह दिलवाई। बल्लेबाजी में अगर हम देखें तो सलमान अली आगा ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। सलमान अली आगा ने 34 गेंदों पर 56 रन स्कोर किए। हसन नवाज ने 22 गेंदों पर 44 रन स्कोर किए। 200 के स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे थे। शादाब खान ने बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ स्कोर किया और उन्होंने 25 गेंदों पर 48 रन बनाए, जो कि टीम के मजमूई स्कोर में बहुत अहम साबित हुआ। खासतौर पर नायब कप्तान शादाब खान की 25 गेंदों पर 48 रन की इनिंग जो हम डिस्कस कर रहे हैं, उसने मैच की रफ्तार काफ़ी तेज़ कर दी। और दूसरी तरफ अनएक्सपेक्टेडली साइम अयूब और फ़खर जमान जैसी जो बड़ी विकेटें थी वो इब्तदाई ओवर्स में गिर गई, जिससे एक बार तशवीश तो ज़रूर पैदा हुई, लेकिन उसके बाद मिडल ऑर्डर ने इस नुकसान को बेहतरीन अंदाज में कवर भी कर लिया। बांग्लादेश की टीम ने भी कोशिश ज़रूर की, लेकिन पाकिस्तान की शानदार बॉलिंग के आगे वो बिल्कुल भी ठहर ना सके। कप्तान लिटन दास ने कहीं ना कहीं कुछ मज़ामत दिखाने की कोशिश की, लेकिन उनकी जो बाकी बैटिंग लाइन थी वो लड़खड़ा गई। ये मैच ना सिर्फ टीम के लिए हौसला अफजा आगाज़ है, बल्कि शायकीन क्रिकेट के लिए भी एक उम्मीद अफजा लम्हा भी है कि पाकिस्तानी टीम नई क़यादत और नौजवानों के इम्तिजाज के साथ इस वक्त T20 क्रिकेट में नए जोशो जज्बे के साथ वापस भी आ रहे हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अबू बकर बिन तलत हमारे साथ मौजूद होंगे। बुकर, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान की इस फतह को किस तरह से देख रहे हैं? 201 रन का जो टारगेट था वो आपको लग रहा है कि टारगेट अच्छा सेट किया गया? ये मैच विनिंग था जिस तरह से फिर बाद में हमारे बॉलर्स ने भी परफॉर्म किया? अनवर, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। देखें, इंटरनेशनल अगर T20s की अगर बात की जाए तो आखिरी 2 से 3 साल में बड़ा रेयरली ऐसे हुआ है कि पाकिस्तान ने 200 प्लस का टारगेट किसी इंटरनेशनल टीम को दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि लास्ट कुछ अरसे से दोनों पाकिस्तान और बांग्लादेश इंटरनेशनल क्रिकेट में, इंटरनेशनल अरीना में कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव परफॉर्मेंसेस नहीं दे रहे थे, तो इट वाज बेसिकली दोनों जो आउट ऑफ फॉर्म टीम्स हैं इनका कॉन्टेस्ट चल रहा था। पाकिस्तान के लिए इसलिए भी एक नया चैलेंज था कि एक न्यूली रिवैम्प्ड साइड, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में भी बोला कि एक जूनियर्स कॉम्बिनेशन जो है उसको लेके और पाकिस्तान सुपर लीग के 10th एडिशन के जो परफॉर्मर्स हैं उनको बेस बना के एक नई टीम रिवैम्प की गई और ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ही न्यूली पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन है। ना सिर्फ कोच माइक हैसन बल्कि कैप्टन भी सलमान अली आगा थोड़े से फ्रेश कैप्टन हैं, उनके लिए भी एक नया ये बिल्कुल जिसे कहते हैं कैप्टनसी का रोल है। उसके अलावा वाइस कैप्टन शादाब खान, तो एक कॉम्बिनेशन था जूनियर्स का और डिफरेंट फ्रेंचाइजेस के प्लेयर्स का जिनको जेल इन किया गया, एक स्क्वाड बनाया गया, प्लेइंग 11 बेस्ट प्लेइंग 11 सिलेक्ट की गई और जब पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 200 प्लस रन का स्कोर किया तो बॉलिंग के लिए बेसिकली थोड़ा सा कुशन जनरेट हो गया था, क्योंकि ये बेल्टर था। कज़ाफ़ी स्टेडियम कहा जा रहा है कि बैटिंग के लिए बहुत ही ज्यादा साजगार पिच है। अच्छा स्टार्ट पाकिस्तान ने नहीं लिया। 5 पे 2 आउट होने के बाद जो कम बैक किया इट वाज फिनोमिनल। जो ऐसा लग रहा था कि किसी मोमेंट पे भी पाकिस्तान ने अपना क्लच नहीं छोड़ा, एक्सेलरेट किया, अटैक किया बांग्लादेश को और उसकी वजह से जो रन रेट था वो 9 के अराउंड टिक रहा और एंड ऑफ द डे आपने 200 प्लस रन का उनको टारगेट दिया, जिसकी वजह से बॉलर्स को एटलीस्ट इतना मार्जिन था कि वो अटैक कर सके। नो डाउट बांग्लादेश ने मिडिल फेज में 1-2 जो उनकी पार्टनरशिप्स थी वो अच्छी लगाई, लेकिन 200 प्लस अगेंस्ट द गुड बॉलिंग अटैक इट्स नेवर एन इजी। बेशक जितनी मर्जी अच्छी फ्लैट बेचो तो पाकिस्तान को ये क्रेडिट देना चाहिए कि एक नई मैनेजमेंट के साथ, एक नई टीम के साथ अंडर द कैप्टनसी ऑफ सलमान अली आगा जो उन्होंने स्टार्ट लिया अगेंस्ट बांग्लादेश, ये जो 3 मैचेस की सीरीज है, इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट। और अनफॉर्चुनेटली एक्चुअली हम लोग नेगेटिव साइड्स की तरफ ज्यादा चले जाते हैं पाकिस्तान में टीआरपी के चक्कर में। पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग या पॉजिटिव कैपेसिटी बिल्डिंग की तरफ नहीं कहा जाता। वो तो बहुत जरूरी है, जब लड़के अच्छा परफॉर्म करें तो उन्हें सपोर्ट भी करना
करना चाहिए। अच्छा, फ़खर जमान और साइम अयूब की कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंसी भी हमें दिखाई देती है। अगर हम PSL 10 के एडिशन के हवाले से भी बात करें तो साइम अयूब उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। फ़खर ने तो बहुत अच्छा खेला, लेकिन नेशनल टीम में जब हम देखते हैं टीम को ज़रूरत होती है और कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं बनाने की तो कोशिश की जा रही है कि फ़खर और जो साइम है वो पाकिस्तान को एक बड़ा अच्छा स्टार्ट दें। देखिए अनवार, ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि बेसिकली साइम अयूब का एक कमबैक है। साइम अयूब एक बड़ी मेजर इंजरी के बाद वापस इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। आप पाकिस्तान सुपर लीग को उस तरह रेट नहीं कर सकते। साइम अयूब वापस तो जरूर आए। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन अ फिटनेस एंड अ मैच फिटनेस। साइम अयूब के पास बड़ी जबरदस्त एक अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान सुपर लीग में कि वो जेल इन होते वापस। इतना आसान नहीं होता इतनी बड़ी इंजरी के बाद वापस आना, और वो भी एक ऐसा प्लेयर जिसको इंपैक्ट प्लेयर कहा जा रहा होता है और जिसके हवाले से जब एक इमेज बन जाता है कि यार ये हर मैच में परफॉर्म करेगा, ये अप फ्रंट एज एन ओपनर पाकिस्तान को अटैकिंग स्टार्ट लेकर देगा, थोड़ी बॉल्स में ज्यादा रन्स बनाएगा जो कि पाकिस्तान की टोन सेट करेगा। तो साइम अयूब के ऊपर एक वो प्रेशर भी है, और उसके साथ साथ फखर जमान ने तो जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, उन्होंने अच्छे रन्स दिए, लेकिन साइम अयूब उस तरह क्लिक नहीं कर सके। और साइम की वजह से साइम को जो रोल पाकिस्तान सुपर लीग के एडिशन में पेशावर ज़ल्मी ने दिया था वो भी काफी डिस्टर्ब रहा, और आपने देखा होगा कि आखिरी मैच तक पेशावर ज़ल्मी का ओपनिंग कॉम्बिनेशन सेट ना हो सका। तो साइम अयूब के लिए इतना आसान नहीं होगा और हमारी एक्सपेक्टेशंस भी कुछ बहुत ज्यादा है, लेकिन साइम अयूब के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि आगे आने वाले कुछ मेजर इवेंट्स हैं, एशिया कप है, T20 वर्ल्ड कप है, उससे पहले पहले साइम अयूब ने हर सूरत में अपनी फॉर्म को गेन करना है। क्योंकि अगर आप डग आउट में देखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी जारहाना मिजाज जो ओपनर हैं साहिबजादा फरहान, वो वेट कर रहे हैं। जरूरी नहीं है अब साइम अयूब के लिए कि साइम अयूब एक ऑटोमेटिक चॉइस है विद फखर जमान। तो आप इस सीरीज में साहिबजादा फरहान को भी जरूर एडजस्ट कर सकते हैं। साहिबजादा फरहान को ट्राई करके लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन बना के पाकिस्तान को एक नई ओपनिंग जोड़ी की सूरत में भी एक प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अब ये देखना होगा कि ये जो हमारी नई मैनेजमेंट है, सलमान अली आगा का कैसा बीइंग अ कैप्टन कॉन्फिडेंस है, क्या वो तीनों मैचेस में फुल ऑन इन दोनों लेफ्टीज को ओपनर ट्राई करना चाहते हैं, या फिर वो साहिबजादा फरहान को भी एक मौका देंगे ताकि एक नई ऑप्शन के तौर भी पाकिस्तान के पास T20 के ओपनर। ठीक है, अब होकर एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमने देखा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में पिछले 2-3 सालों से, यही हमें कहा जाता रहा कि हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ जो है वो मौजूद नहीं है। अब इस PSL 10 के इस एडिशन के बाद हमारे पास बहुत से ऐसे बैट्समैन हैं जो सामने आए हैं, जिनमें नईम भी हैं, जिनमें साहिबजादा फरहान भी हैं, उसके साथ साथ हसन नवाज भी हैं, जो हमने देखा ओपनिंग में गए तो वहां पर भी परफॉर्म किया, मिडिल ऑर्डर में भी परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि अब हमारे पास एक लंबी फहरिस्त तो मौजूद है ओपनर्स की भी? अनवार देखिए, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। नंबर वन के तीन नाम जो आपने लिए, और पाकिस्तान में हमने देखा कि PSL के एडिशंस में हमें ओपनिंग स्टैंड में तो बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस नजर आए। मतलब मोहम्मद नईम भी ओपनर के तौर पे खेले, साहिबजादा फरहान भी, हसन नवाज भी जनरली ही ओपनर। तो आप इनको बेसिकली मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स करते हैं इनके लिए, इनके स्पॉट्स को रीअरेंज करते हैं, आप इनको मिडिल ऑर्डर में, लोअर मिडिल ऑर्डर में रोल देते हैं। अब लकीली हसन नवाज ने तो ये जो अपॉर्चुनिटी थी उसको अवेल किया। जब उनको मिडिल ऑर्डर में भेजा गया तो उन्होंने बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई, और ना सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग में बल्कि बांग्लादेश के अगेंस्ट भी पहले मैच में उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया, और अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गए। एक अच्छी इनिंग्स बिल्डअप करने के बाद बड़ी इनिंग्स बन सकती थी, लेकिन हसन नवाज ने ये पोटेंशियल शो किया कि बेशक वो ओपनर हो, लेकिन अगर उनको मिडिल ऑर्डर का रोल उनका कैप्टन और कोच दे रहा है तो वो उस पर बिल्कुल भी चैलेंज पे पीछे नहीं हटेंगे, परफॉर्म करेंगे। नंबर 2 ये कि देखे, थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए हमें, बहुत जल्दी जजमेंटल इसलिए भी नहीं होना चाहिए। यस, टैलेंट इज देयर, तो इनको अपना स्किल और टैलेंट बताने के लिए, शोकेस करने के लिए थोड़े से इंटरनेशनल मैचेस देने पड़ेंगे। दिस इज द बेस्ट टाइम। होम कंडीशंस है अगेंस्ट बांग्लादेश। यस, बांग्लादेश इन द एशियन कंडीशंस बहुत आसान टीम नहीं है, लेकिन जब आप होम कंडीशंस में खेल रहे होते हैं तो ये आपके पास एक एडवांटेज होता है कि आप नए फ्रेश ब्लड को टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी आप जो है एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, टेस्ट वगैरह कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तान कर रहा है। हसन नवाज अगर एडजस्ट हो जाते हैं पाकिस्तान की वाइट बॉल क्रिकेट के मिडिल ऑर्डर में, तो बहुत ही लंबे अरसे से पाकिस्तान वहां पे लैग कर रहा है, ना सिर्फ मिडिल ऑर्डर की बॉलिंग में बल्कि बैटिंग में भी लैग कर रहा था। तो हसन नवाज वो एक स्क्रैबल है, अगर ये पाकिस्तान को यहाँ पे ब्लैंक फिल कर देते हैं तो पाकिस्तान के लिए एक एडेड एडवांटेज होगा।
ठीक है, वो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए हमने देखा कि एक बहुत बड़ी मुश्किल रही, क्योंकि जब बाबर, रिजवान, शाहीन भी इवन परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, तो एक मुश्किल डिसीजन था कि T20 में अब हम कौन से प्लेयर्स को लेकर आएंगे। लेकिन अब ये तीनों प्लेयर्स अब देख रहे हैं कि इस सीरीज में तो कम से कम वो पाकिस्तानी टीम का हिस्सा नहीं है। जो नए लड़के आए हैं, अब आपको लग रहा है कि एडेड प्रेशर जरूर होगा लड़कों पर भी कि अगर बाबर, रिजवान और शाहीन जैसे प्लेयर्स भी टीम से बाहर हो सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस की बेस पर, तो अब किसी की भी जिसको कहें कि टीम से वो जो कहते हैं ना रुखसत करना, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया। बहुत से लोगों का ये मानना था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहीं ना कहीं ब्लैकमेल होता आता है इन तीनों प्लेयर्स के हाथों, लेकिन अब हमने देखा कि वो टीम का हिस्सा नहीं है। अनवार, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है बाबर, रिजवान और शाहीन का। आइदर आपके जूनियर्स परफॉर्म कर रहे हो तब भी या ना कर रहे हो तब भी, ये क्वेश्चन वहां पर ही टेबल रहेगा कि क्या बाबर, रिजवान और शाहीन को टीम में होना चाहिए और ये या नहीं होना चाहिए। देखें, इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। और साइड लाइंस पे जब भी आपके कैप्टन और आपके कोच, इवन न्यूली अपॉइंटेड कोच माइक हैसन से जब पूछा गया तो देयर वाज नेवर अ नेगेटिव आंसर। उन्होंने हमेशा कहा कि बाबर, रिजवान और शाहीन मैच विनर्स हैं, सुपरस्टार्स हैं, ये हमारी व्हाइट बॉल के प्लान का हिस्सा है। अभी हम थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, जूनियर्स को मौका दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग में अगर देखा जाए थोड़ी सी रिजवान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, शाहीन वाज फिनोमिनल, लेकिन बाबर उस तरह क्लिक नहीं कर सके। 250 तो उन्होंने जरूर की, लेकिन वो जो बाबर ने अपना एक बेंचमार्क, एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ था, उसको उन्होंने हिट नहीं किया। तो ये अब पाकिस्तान की नई मैनेजमेंट को रियलाइज करना है और वंस फॉर ऑल सेटल करना है कि क्या T20s में इन तीनों को हमने मौका देना है या नहीं देना। आइदर दे आर आवर फर्स्ट चॉइस और नॉट। तो ये अब मैनेजमेंट का डिसीजन है और कुछ समटाइम्स आपको ये बोल्ड डिसीजंस, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को सामने रखते हुए देखने पड़ते हैं, लेने पड़ते हैं, लेकिन आप इसको रूल आउट ना करें कि बेशक अच्छी परफॉर्मेंस हो रही हो, जब बड़े क्रंच टूर्नामेंट्स होंगे, आईसीसी के इवेंट्स होंगे, एशिया कप होगा, तो एक्सपेक्टेड है कि बाबर, रिजवान और शाहीन में से एटलीस्ट 2 की वापसी मुमकिन है। ठीक है। अच्छा, हसन अली का कमबैक हमने देखा, बड़ा जबरदस्त हुआ, 5 विकेट उन्होंने ली, पाकिस्तान की जीत में बड़ा अहम किरदार अदा किया। उनकी इस परफॉर्मेंस को किस तरह से देख रहे हैं? शादाब पर भी कमेंट कीजिएगा। शादाब ने 25 पर 48 रन बनाए हैं। शादाब पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि डोमेस्टिक में उनकी परफॉर्मेंस को देख लें, PSL में हम देख लें कि वो कहीं ना कहीं कुशन ढूंढ रहे थे बॉलिंग करने के लिए भी, बैटिंग में कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। दोनों पर एक लास्ट कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की विनिंग टीम का मेंबर हैं दोनों ये प्लेयर्स और बहुत ही इनकी शानदार परफॉर्मेंस रही और यही वो टूर्नामेंट था जहां से इनके करियर का आगाज हुआ। और शादाब की परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो ओवरऑल बैटिंग में वो क्लिक जरूर कर रहे हैं, लेकिन आई स्टिल फील कि शादाब को अपनी जो लगी है, अपनी जो बॉलिंग है, उसको इंप्रूव करना पड़ेगा। फील्डिंग भी उनकी कमाल ही होती है, जिस तरह उन्होंने अपनी बॉलिंग पे एक जबरदस्त शानदार कैच भी पकड़ा, लेकिन उनको अपनी थोड़ी सी बॉलिंग में इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी। अगर थोड़ा सा वो रन लीक करेंगे ज्यादा एज अ लेग ब्रेक। और अभी इस टीम में शादाब जो है अबरार के साथ आपके मेन स्ट्रीम स्पिनर के तौर पे खेल रहे हैं, तो शादाब को उस पॉइंट पे जरूर इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। बैटिंग तो उनकी अच्छी रही है और हसन अली का बहुत ही जबरदस्त उनका कमबैक रहा, उनके करियर का इंटरनेशनल T20s का पहला फाइफर था, जबरदस्त शानदार परफॉर्मेंस। और हसन अली ने ना सिर्फ अपनी बॉलिंग में इंप्रूवमेंट की है, बल्कि ही डिड मेक श्योर कि उनकी जो फिटनेस है वो भी बेहतर रहे। और हसन अली का पाकिस्तान टीम के लिए फर्स्ट चेंज, एज ए फर्स्ट चेंज बॉलर, जब आप ODIs में भी अगर आप उनको देखेंगे तो पाकिस्तान के कैप्टन ने हमेशा उनको ना सिर्फ न्यू बॉल के साथ उनको टेस्ट किया, बल्कि फर्स्ट चेंज के ऑप्शन को तौर पे भी आप उन्हें देख सकते हैं कि एक एक्सपीरियंस ऐड हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट की बॉलिंग में, जो कि बहुत ही खुशाइंदा। और वाइट बॉल क्रिकेट में हसन अली एज अ बॉलर विद द स्किल्स। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स एनालिस्ट अबू बकर बिन तलत हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। पाकिस्तान 3 T20 मैचेस की सीरीज में पहला मैच जीत चुका है, 2 मैचेस अभी बाकी हैं और एक और मैच जीतना है तो पाकिस्तान ये सीरीज जीत जाएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, एक अहम टॉपिक के हवाले से आज हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बच्चों को स्कूल से गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी हैं और आजकल हर वालिदैन का एक ही मौजू है, एक ही टॉपिक है, एक ही उन्हें इशू दरपेश है कि बच्चों की छुट्टियों को किस तरह से कारआमद बनाया जाए। यकीनन जो छुट्टियाँ हैं वो बच्चों के लिए तफरी और आराम का वक्त होती हैं, लेकिन हमें ये भी सोचना है कि ये जो वक्त है हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि उनकी जहानत को किसी तरह से इस्तेमाल किया जाए। उनमें जो तख्लीकी सरगर्मियाँ मौजूद हैं, तालीमी उनकी जो सरगर्मियाँ हो सकती हैं या जो टेक्निकल सफ़र हो सकता है, उसको हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि दुनिया हम देख रहे हैं इस वक्त तेज़ी से AI की तरफ जा रही है, कोडिंग की तरफ जा रही है, रोबोटिक्स और गेमिंग की तरफ हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और आजकल के जो बच्चे हैं वो साइंसदान, इंजीनियर बन सकते हैं अगर हम उन्हें वक्त पर सही गाइडेंस देते हैं, उनके साथ मेहनत करते हैं, कोशिश
कोशिश करते हैं। AI ना सिर्फ मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी है बल्कि ये आज का भी अहम तरीन जुज़ है। इसमें बच्चे आसान अंदाज में ये भी सीख सकते हैं कि किस तरह से जो मशीन्स हैं वो इंसानी तर्ज़ फ़िक्र को अपनाकर अपना काम सर अंजाम दे सकती हैं। रोबोटिक्स बच्चों के लिए बहुत ही दिलचस्प शोबा भी बन सकता है, जहाँ वो छोटे रोबोट्स बना सकते हैं और उनकी कोडिंग करके सीख भी सकते हैं कि टेक्नोलॉजी किस तरह से काम कर रही है। कोडिंग बच्चों की मंतकी सोच, मसला हल करने की सलाहियत और उनकी जो तख्लीकी सलाहियतें उनके अंदर मौजूद हैं उसको भी बढ़ा सकती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि गेमिंग की अगर हम बात करें, गेमिंग अगर मुस्बत और तालीमी मकासद के लिए इस्तेमाल की जाए तो फिर वो बच्चों की सोचने और टीम वर्क के हवाले से उनकी सलाहियतों को भी बढ़ा सकती है। आज जैसे हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में बहुत से ऐसे ममालिक में स्कूल्स मौजूद हैं जो बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा रहे हैं, कोडिंग पढ़ा रहे हैं और उसको अपने स्कूल सिस्टम में शामिल कर चुके हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी नई नस्ल को जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए तैयार करें, ना सिर्फ जैसे हम कहें कि कंज्यूमर के तौर पर बल्कि क्रिएटर के तौर पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो छुट्टियों के दौरान जो मुख्तसर वर्कशॉप्स होती हैं, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज़ होते हैं या घर पर किसी तरह से हम कोई प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कर सकें जिससे बच्चों को AI सिखाई जा सके, कोडिंग और रोबोटिक्स की जो एक बेसिक्स होती हैं अगर वो हम उन्हें गाइड कर सकें, जो ना सिर्फ तालीमी मैदान में बल्कि मुस्तकबिल में भी करियर के लिहाज से भी उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद होंगी माहिर तालीम रबिया शहजाद साहिबा मौजूद हैं, उनसे मज़ीद डिस्कस करेंगे। रबिया, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। जैसा कि इंट्रो भी आपने सुना, मैं यही कह रहा था कि छुट्टियाँ आ गई हैं, हर वालिदैन को ये परेशानी है कि वो बच्चों को कहाँ बिज़ी करें। तो आप क्या समझती हैं जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, कोडिंग की बात करते हैं, रोबोटिक्स की बात करते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है आज के दौर में बच्चों के लिए भी ये सीखना? बिल्कुल, सबसे पहले तो थैंक यू। और जो आपने बिल्कुल बातें कहीं वो काफ़ी हद तक जो है वो सही हैं। पहले ज़मानों में ये होता था कि छुट्टियां आती थी तो लड़के हों या लड़कियां हों वो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ जो है उनका ज़्यादा रुझान होता था। लेकिन अब क्योंकि आपको पता है हर तरफ डिजिटाइजेशन है, ठीक है, AI का दौर है, टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, एडवांस हो चुकी है। और आजकल के दौर में ये बहुत कॉमन है कि पेरेंट्स जो हैं, मदर है और या फादर है, दोनों ही अपनी अपनी जॉब्स में बिजी हैं कहीं ना कहीं, तो बच्चों को वो उस तरह से टाइम नहीं दे पाते हैं। और फिर कुछ हाउसवाइफ्स जो हैं हमारे, ठीक है, वो वर्किंग मदर्स भी हैं। तो पेरेंट्स को ये चाहिए कि अब जो है ना बच्चों को बजाय इसके कि बच्चे समर वेकेशंस में बैठे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, तो उस स्क्रीन टाइम को हम प्रोडक्टिव वे में जो है वो कंज्यूम करें। और स्कूल्स में जो है, ठीक है, या फिर स्टेट लेवल पे इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए जाएं जिसमें हम AI को प्रॉपर तरीके से इंट्रोड्यूस करें। AI गेमिंग जो है, ठीक है, AI रोबोटिक्स जो है उसको इंट्रोड्यूस करें और बच्चों को जो है हम वहाँ पर एडमिशन दिलवाएं। और बच्चे जो हैं, क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, वहाँ पर बच्चे जो हैं आजकल बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और इसी वजह से इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा जो है वो तरक्की कर रही हैं। जबकि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रही है, ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहे हैं। तो हमारे स्कूल्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने बताया कि बाहर के स्कूल्स में भी ये करवाया जा रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस लेवल पर, या अगर हम कोडिंग की बात कर लें या हम उस हवाले से रोबोटिक्स की बात कर लें, तो किस लेवल पर अभी हम बच्चों को स्टार्ट करवा सकते हैं? देखिए, अभी जो है पाकिस्तान के अगर हम कॉन्टेक्चुअल उसमें बात करें पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में, तो हमें जो है सबसे पहले तो खुद समझना पड़ेगा कि AI रोबोटिक्स क्या है, ठीक है, AI गेमिंग क्या है और इसको हमने किस तरह से बच्चों को सिखाना है। इसमें स्कूल्स जो है सबसे पहले इस चीज़ पे स्टेप लें, ठीक है, स्कूल्स इस चीज़ को समझें कि हमें कितने बेसिक लेवल पे जो है वो बच्चों को ये चीज़ें सिखानी है, ताकि जो है बच्चे अगर समर वेकेशन में इस तरह के कोर्सेज इंट्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, और बच्चे वहाँ पे एडमिशन लेते हैं, तो जब समर वेकेशंस ख़त्म होगी, ठीक है, तो वो उनका जो है ध्यान दोबारा वो अपनी स्टडी की तरफ दोबारा वापस आ जाए। ये ना हो कि वो इसको बहुत ज़्यादा अपना स्क्रीन टाइम जो है वहाँ कंज्यूम करते रहें, ठीक है, और बाद में जो है उनको वो अपनी स्टडीज़ की तरफ ना आ सके। तो ये जो है ना स्कूल्स को मेरे ख्याल में, मेरा ये ख्याल है कि स्कूल्स को और स्टेट लेवल को जो है वो प्रॉपर इस पे होमवर्क करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी ये भी प्रॉब्लम है कि वालिदैन को खुद ही मालूम नहीं है कि AI क्या है, कोडिंग क्या है, रोबोटिक्स क्या है।
वो अपने बच्चों को किस तरह से बता सकते हैं? जैसे कि हम अभी बात करें कि स्कूल्स को ये करना चाहिए, बट पाकिस्तान में अगर हम स्कूल्स की बात करें या मदरसा सिस्टम की बात करें, गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें, वहाँ पर तो अभी तक हम अलिफ-बे में, ABC में, 1 2 3 में फंसे हुए हैं। उससे आगे कैसे निकलेंगे? इन तमाम चीज़ों को अगर हमने अपने सिस्टम में ऐड करना है तो ऑब्वियसली उसके लिए बहुत सारे फंड्स भी रिक्वायर्ड होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहले तो जो है हमें स्टेट लेवल पे ये चाहिए हमारी गवर्नमेंट को कि वो अवेयरनेस क्रिएट करें, ठीक है। हमें जो है वर्कशॉप्स ऐसी ऑर्गेनाइज़ की जाएं पेरेंट्स के हवाले से भी और बच्चों के हवाले से भी कि सबसे पहले हमें पता चले लोगों को। अभी सही बात है कि अवेयरनेस ही नहीं है कि AI गेमिंग क्या है, AI रोबोटिक्स क्या है, और जो है ग्लोबलाइज्ड जो है ये चीज़ें किस तरह से एक्सेल करेंगे। और आज पाकिस्तान में नो डाउट बहुत टैलेंट है, हमारे बच्चों में जो है बहुत टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को सही तरीके से कंज्यूम करने की और कहीं इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को ये मतलब समझना चाहिए कि AI क्या है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं क्योंकि जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, तो AI गेमिंग के हवाले से मेरा ये ख्याल है कि सबसे पहले ये देखा जाए कि किस एज ग्रुप को हमने AI गेमिंग सिखानी है, ठीक है। क्योंकि बच्चे हमने देखा है अपने ही बचपन से कि जब बच्चे कार्टून्स देखते हैं, ठीक है, या गेम्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव खेल रहे होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एग्रेशन का शिकार हो जाते हैं, बच्चों में भी, ठीक है। और ये एक ऐसी एज होती है कि जब आपके थॉट्स डेवलप हो जाते हैं तो वो आपके बिहेवियर्स डेवलप हो जाते हैं और वो फिर लॉन्ग टर्म कंटिन्यू रहते हैं। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि हमें सबसे पहले तो एज आइडेंटिफाई करनी चाहिए कि हमें किस एज ग्रुप को जो है वो AI गेमिंग की तरफ लेके जाना चाहिए या नहीं, ठीक है। वर्कशॉप्स हमें जो है वो ऑर्गेनाइज करवानी चाहिए जिसमें हम प्रॉपर बताएं सबसे पहले कि AI रोबोटिक्स क्या है, ठीक है, AI गेमिंग क्या है, इसके फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है, इसके हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। तो इसके प्रॉज क्या हैं, इसके कॉन्स क्या हैं, ठीक है। उसके बाद इस पर प्रॉपर जो है समर कैंप्स क्रिएट किए जाएँ, ठीक है। स्कूल में जो है वो क्लासेस बाकायदा से बच्चों को दी जाए, वो बच्चों की चलनी चाहिए, बिल्कुल चलनी चाहिए। अच्छा, उसके साथ साथ जैसे गेमिंग के हवाले से आपने बात की है, गेमिंग के प्रोज हमने देखे कि हमारे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अब्रॉड जा रहे हैं, इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बहुत बड़े बड़े टाइटल्स भी जीत रहे हैं। कॉन्स भी हमने देखे कि यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो गेम्स खेलते रहे जिनमें डिफरेंट किस्म के उन्हें टास्क दिए जाते रहे। बहुत ऐसे अनफॉर्चुनेट वाक़यात भी हुए कि बच्चों ने अपने वालिदैन का ही कत्ल कर दिया। इस तरह के इशूज़ भी मंजर यहाँ पर आए हैं। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस किस तरह से किया? दोनों चीज़ों को बिल्कुल वही बात है कि इतना ज़्यादा एग्रेशन जब हमारी यूथ में आ जाएगा तो उसके ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस इस तरह किया जा सकता है कि पेरेंट्स सबसे पहले तो खुद इस बात को समझे, ठीक है, और उसके बाद स्कूल अपने टीचर्स के साथ मिलकर पेरेंट्स प्रॉपर जो है वो स्ट्रिक्ट सर्विलेंस रखे बच्चों पर, ठीक है। उनको देखें कि एटलीस्ट अगर वो एक मोबाइल है, लैपटॉप है, ठीक है, वो कितना टाइम वहाँ पर कंज्यूम कर रहे हैं, उस स्क्रीन टाइम को आया कि वो प्रोडक्टिव वे में कंज्यूम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो प्रॉपर चेक एंड बैलेंस जो है वो पेरेंट्स की साइड से भी होना चाहिए और टीचर्स की साइड से भी होना चाहिए, तभी जो है हम इस चीज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चों के हाथों में फोन्स दे दिए जाते हैं और फिर ये चेक नहीं किया जाता कि कौन सा कंटेंट वो देख रहे हैं, क्योंकि जो हम कहते हैं ना कि एक क्लिक आप करते हैं और दुनिया आपके सामने है, तो वो क्लिक फिर हमारे बच्चों को कंट्रोल कर रहा है उल्टा, यानी कि बच्चे फोन को कंट्रोल कर रहे हैं, अब दुनिया उन्हें कंट्रोल कर रही है। आप देखें, अगर हम वर्चुअल रियलिटी की बात करते हैं तो साइबर क्राइम्स क्यों बढ़ रहे हैं? आजकल हर चीज़ हम मोबाइल में कुछ सर्च करते हैं, ठीक है, अगले ही लम्हे जो है हमें उससे रेलेवेंट वीडियोस आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, हमें जो है वो एड्स वैसे शो होना शुरू हो जाते हैं, वो भी सामने आना शुरू हो जाती है। तो वर्चुअल बच्चे जो है ना वो बहुत मासूम होते हैं, ठीक है, वो जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं किसी भी चीज़ पे और उनको नहीं पता कि हमारे पास अगर ये टेक्नोलॉजी है तो इसके नुकसानात क्या हैं, ठीक है। ये पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है, पेरेंट्स की भी एजुकेशन अवेयरनेस उतनी ही ज़रूरी है इस वक्त जिस वक्त हमारे बच्चों की अवेयरनेस ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ अब ये तो हमने चीज़ें डिस्कस कर ली, अब प्रॉब्लम ये भी हो गई है कि कहीं ना कहीं हमने अपने बच्चों को सोल भी कर लिया है बहुत ज़्यादा। हम भी अपने टाइम पर जब छोटे थे तो हम बाहर जाकर भी खेलते थे, अब बच्चों को हम बाहर भी नहीं जाने देते कि बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। तो इसके अलावा इंडोर क्या ऐसी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं AI के अलावा, कोडिंग के अलावा, गेमिंग के अलावा, जिन बच्चों का शौक ही नहीं अगर, तो आप ज़बरदस्ती तो नहीं इन्हें इस साइड पर लेके जा सकते। बहुत से बच्चों का शौक शायद आर्ट में होगा, पेंटिंग में होगा, तो कौन सी ऐसी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जो और वो इंडोर कर सकते हैं?
इंडोर एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली लड़कियां जो हैं वो ज़्यादा क्रिएटिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, ठीक है। तो लड़कियां जो हैं उनको कुकिंग का शौक़ है, ठीक है। कुकिंग क्लासेस आप बच्चियों को ज्वाइन करवा सकते हैं, ठीक है। पेंटिंग है, ठीक है। और इस तरह से बहुत ज़्यादा इंडोर गेम्स हैं। और अगर बॉयज़ की बात करें तो सेम गोज़ फॉर बॉयज़, ठीक है। कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो थोड़ा सा टाइम जो है समर वेकेशंस में अपनी मतलब डेली रूटीन में से निकालें, मैनेज करें बच्चों के साथ फैमिली टाइम, ठीक है। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं आजकल, ठीक है। और मेरा ये ख्याल है कि पेरेंट्स को जो है प्रॉपर वक्त देना चाहिए बच्चों को, एक फैमिली टाइम जो कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी मिसिंग है उसको बेहतर करने की जरूरत है, उसको बेहतर करने की ठीक है। बहुत शुक्रिया माहिर तालीम रबिया शहजाद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। और जिस तरह से हम डिस्कस कर रहे थे कि हम गर्मियों की छुट्टियों को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कोडिंग है, रोबोटिक्स है, आर्ट्स है, पेंटिंग है, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप बच्चों को इंडोर भी करवा सकते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाजरीन, यकीन, अज़्म और मेहनत जब एक जगह जमा हो तो उम्र की कैद और जिस्मानी हदें भी बेमानी हो जाती हैं। ऐसी एक स्टोरी को हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इसकी एक शानदार मिसाल हमें कतर के दारुल हुकूमत दोहा में जारी एशियन मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में देखने को मिली है, जहां पाकिस्तान के 65 साला वेट लिफ्टर हैं मकसूद अमजद राठौर, जिन्होंने अपनी महारत, अपने तजर्बे और हौसले की बुनियाद पर गोल्ड मेडल जीतकर न सिर्फ कौम का नाम रोशन किया है बल्कि उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि पाकिस्तानी खिलाड़ी किसी से कम नहीं है। मकसूद अमजद राठौर ने 96 किलोग्राम वजन की कैटेगरी में स्नैच में 55 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 70 किलोग्राम वजन उठाकर मजमूई तौर पर 125 किलोग्राम का वजन मुकम्मल किया, जिसके कुछ तस्वीरी मनाजिर आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। तो ये कारनामा जो उनका था, उन्होंने एशियन मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जैसे एक आला सतह के मुकाबले में सरअंजाम दिया है, जहां पर एशिया भर से माहिर खिलाड़ी मैदान में उतरे हुए थे। इस उम्र में ऐसी कारकर्दगी बहुत कम देखने को मिलती है और यही वजह है कि मकसूद राठौर के फतह को एक तारीखी कामयाबी तस्वुर किया जा रहा है। इस चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले 10 खिलाड़ी शरीक हैं जो मुख्तलिफ उम्र की कैटेगरीज और वेट क्लासेस में अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। दोहा में जारी ये इवेंट 31 मई तक जारी रहेगा और मकसूद राठौर की इब्तदाई फतह ने बाकी खिलाड़ियों के हौसले भी बुलंद कर दिए हैं। उनकी जो कामयाबी है, ये जो उनके साथ दीगर वेट लिफ्टर्स मौजूद हैं उनके लिए ना सिर्फ एक मैसेज है बल्कि ये भी देखना है कि किस तरह से उनकी जो लगन है, उनकी जो मेहनत है, उसके साथ उन्होंने इस एक बड़ी मंजिल को अचीव भी किया है। वेट लिफ्टिंग जैसा खेल जिसमें जिस्मानी ताकत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तवाज़ुन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी महारत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब खिलाड़ी 65 साल की उम्र में गोल्ड मेडल जीतता है तो ये सिर्फ एक जीत नहीं होती बल्कि एक मैसेज बन जाता है। मकसूद राठौर ने उम्र के इस हिस्से में जहाँ अक्सर अफराद आराम कर रहे होते हैं या रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, अब वहाँ वो हमें कितने एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह पर खुद को मनवाया है। उनका जो जज्बा है वो हमारे नौजवान खिलाड़ियों के लिए भी यकीनी तौर पर एक एग्जाम्पल है कि आपकी फ़िटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन और जो आपकी मेहनत होती है वो आपको हर मैदान में कामयाबी दिला सकती है। तो पाकिस्तान की इस जीत पर खेलों के शायकीन, वेट लिफ्टिंग फेडरेशन और अवामी हल्कों की जानिब से भी खुशी का इजहार किया जा रहा है। माहिरीन खेल इस कामयाबी को मुस्तकबिल में मज़ीद बैनुल-अक़वामी इवेंट्स में पाकिस्तान की जो मजबूत मौजूदगी है उसका इशारा भी करार दे रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करने जा रहे हैं हमारे बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, क्योंकि बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ किसी भी महज़्ज़ब मुआशरे की अव्वलीन तरजीह समझा जाता है। बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में कमसिन बच्चों के साथ बदसलूकी हमने देखा कि आए रोज़ सामने आते रहते हैं, जिन्हें रोकने के लिए सिर्फ कानून साजी ही काफ़ी नहीं है बल्कि इस हवाले से अवेयरनेस होनी चाहिए, तालीम होनी चाहिए और बर वक्त रहनुमाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है वज़ीर आला पंजाब का, जिनकी हिदायत पर महकमा दाखिला पंजाब ने गुड टच और बैड टच के हवाले से आगाही मुहिम का आगाज़ किया है, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इस मुहिम के तहत बच्चों को जिनसी इस्तेहसाल से बचाने के लिए खुसूसी एनिमेशन सीरीज़ जारी की जा रही हैं, जो आप इस वक्त न्यू की स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, जिसकी पहली किस्त इस वक्त मंजर आम पर आ चुकी है। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक इस मुहिम का जो मकसद है वो बच्चों, वालिदैन और जो हमारे टीचर्स हैं उनको ऐसे रवैयों से मुतल्लिक आगाह करना है जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं।
बच्चों को ये सिखाना कि ज़ाती हुदूद क्या होती हैं, कौन सा रवैया दुरुस्त है और कब उन्हें किसी से मदद मांगनी चाहिए। ये आगाही उनकी ज़िंदगियों को महफूज बना सकती है। इस मुहिम के दायरा कार में स्कूल्स, चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स, वालिदैन के सेशंस और इसके अलावा डिजिटल मीडिया मुहिम भी शामिल हैं, जो कि आज वक्त की ज़रूरत की मुनासबत के साथ हैं। महकमा दाखिला की जानिब से महकमा स्कूल एजुकेशन को निसाब में गुड टच, बैड टच शामिल करने के लिए बाकायदा मरासला भी भेजा जा चुका है। और ये मुहिम हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक कदम नहीं है, बल्कि माशरती तहफ़्फ़ुज़ के एक वसी फ्रेमवर्क को जब हम देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं उसकी बुनियाद भी है, जिसमें बच्चे ना सिर्फ महफूज होंगे बल्कि वो बोलने, समझने और अपने हक में आवाज़ उठाने के काबिल भी बनेंगे। इसी हवाले से आज हमने दावत दी है इस पर डिस्कशन के लिए। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब हैं तौसीफ सभी गोंदर साहब हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। तौसीफ साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने। वेरी काइंड ऑफ यू, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सर, थैंक यू सो मच। इस आगाही मुहिम का बुनियादी मकसद मैं चाहूँगा आप ज़रूर एलैबोरेट कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास तो कुछ वो डिटेल्स उसकी पहुँचती हैं। अभी इसकी जो पहली एपिसोड है वो भी रिलीज़ कर दी गई, हम अपनी स्क्रीन पर भी दिखा रहे थे। बहुत अरसे से इसकी ज़रूरत थी, तो अब फाइनली ये डिसीजन ले लिया गया। बिल्कुल ऐसा ही है, और बुनियादी तौर पे हुकूमत पंजाब का और चीफ मिनिस्टर पंजाब का ये विज़न था, जो मार्जिनलाइज सेगमेंट ऑफ सोसाइटी हैं उसमें ख़ास तौर पे ख़वातीन और बच्चे, उनके राइट्स की बात की जाए और एग्रेसिवली की जाए और उनको सिक्योर एंड सेफ़ बनाया जाए। तो हमने जब स्टैट्स को देखा तो अगर आप 2021 से 25 के दौरान बच्चों के साथ जिनसी इस्तेहसाल के वाक़यात पर गौर करते हैं तो 3000 प्लस केसेस पंजाब में रिपोर्ट हुए हैं। ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। और आपको इल्म है कि बहुत सारे केसेस जो है वो रिपोर्ट नहीं हो पाते, आगे ही नहीं है लोगों को, उनको मालूम नहीं है। मोस्ट ऑफ मतलब मैक्सिमम नंबर रिपोर्ट नहीं होते हैं। उसकी सर्टेन रीज़न है, दूर दराज के इलाके हैं, कुछ लोगों की अपनी मजबूरियां भी होती हैं जो कि वो मीडिया में या किसी भी जगह पर वो मंजर आम पर नहीं लाते। बिल्कुल, एक तो ये है, और फिर पुलिस तक भी उसको जाना, कानून नाफिज करने वाले इदारों तक जाना, ये एक हैसल समझा जाता है हमारे माशरे में। और इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये इन्विजन किया, और फिर सेक्रेटरी दाखिला नूरुल मीन मैंगल साहब, उनका ये ब्रेन चाइल्ड था। हमारी टीम बैठी, गो के हम लॉ एंड ऑर्डर को देखते हैं और इस स्पेक्ट्रम में काम करते हैं, लेकिन क्योंकि ये हम सबका मसला है, हमारी सोसाइटी का, हमारे अपने बच्चों का मसला है, तो एक इदारा ऑलरेडी होम डिपार्टमेंट के मातहत काम कर रहा है, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो, आपने सुन रखा होगा। जो गुमशुदा बच्चे हैं उनके हवाले से हम काम करते हैं, चाइल्ड लेबर में जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है उनके हवाले से काम करते हैं, कहीं तशद्दुद का अगर कोई शिकार हुआ है बच्चा तो उसको रेस्क्यू किया जाता है। तो बेसिकली इट इज़ अ होम फॉर देम। ठीक है, तो हमने ये सोचा कि हम इस प्लेटफॉर्म से गुड टच एंड बैड टच पे अब अवेयरनेस कैंपेन करें। इट इज़ द हाई टाइम, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में बताया। दो सूरतें थी हमारे पास कि हम या तो यूँ करें कि आपके और हमारे बच्चे, उनके साथ हम शूट करें और हम कुछ एपिसोड्स बना लें और लोगों को बताएं, लेकिन टैबूज क्रिएट होते हैं इस माशरे में, और हम नहीं चाहते कि किसी बच्चे के साथ ऐसी कोई भी चीज़ नफी हो जाए, अटैच हो जाए कि ये तो वो है जिसके साथ बैड टच हुआ था। बिल्कुल ठीक है। तो हमने एक मुश्किल रास्ते का इंतखाब किया, होम डिपार्टमेंट पंजाब ने। हमने बैठे और कैरेक्टर्स डेवलप किए। अब इस एपिसोड में जो अपनी स्क्रीन पे भी आप दिखा रहे हैं, वी वेरी ग्रेटफुल कि सारे मीडिया ने इसमें हमें बड़ा फोर्थ कमिंग सपोर्ट किया है, क्योंकि हमारा कॉमन ये इशू है। हया और बहादुर, ये दो बच्चे हैं जिनका कैरेक्टर हमने डिज़ाइन किया, और 5 एपिसोड्स बेसिकली हमने डिज़ाइन की कि हम इस अंदाज में मुख्तलिफ सिनारियोज़ को बिल्ड करते हुए बच्चों को ख़ास तौर पे, फिर उनके पेरेंट्स को और टीचर्स को ये बताएं कि व्हाट इज़ अ गुड टच एंड व्हाट इज़ अ बैड टच। कब आपको ये महसूस होगा कि ये मेरी हदूद क्रॉस की जा रही हैं और अब मुझे शोर मचाने की ज़रूरत है। तो हमने उसमें सादा से स्लोगन्स दिए हैं। फॉर इंस्टेंस, बैड टच करने वाले से घबराएंगे नहीं, टकराएंगे, और रास्ता है सिर्फ एक, शोर मचाएं, अम्मी अब्बू को बताएं। तो सादा अल्फाज में बताने की कोशिश की गई है, एग्जैक्टली। और फिर हम इसमें वो एरियाज जो प्राइवेट पार्ट्स हैं आपके या आपकी, उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं बड़े सटल वे में, बच्चों के अंदाज में, कि यहाँ आपको छूने की किसी को इजाज़त नहीं है। तो अगर आप घर में हैं या घर से बाहर हैं, आप वैन में जा रहे हैं, आप स्कूल में हैं, आप किसी शॉप पे गए हैं, कोई भी सर्कमस्टांसेस हैं, किसी भी सर्कमस्टांसेस में, इंडोर और आउटडोर, अगर आपको ऐसा ही कभी टच किया जाता है तो यू नीड टू मेक अ साउंड, और आपको शोर मचा के आपको, नहीं, वो स्लोगन ही बड़ा अच्छा है कि शोर मचाएं, अम्मी अबू को बताएं। ये तो बड़ी बेसिक सी एक बात है। दे आर द क्लोजेस्ट वंस, और वो आपको रेस्क्यू करने के लिए आएंगे। तो ये बेसिकली थीम था। तो पहली एपिसोड अभी इट इज़ आउट, और जैसे हम बात कर रहे हैं तो आपके चैनल के जरिए आपके नाजरीन को मैं जरूर बताऊंगा कि विद इन 2 डेज इंशाल्लाह हम इसकी सेकंड एपिसोड दे देंगे। हमें सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, बच्चों के वालिदैन और बच्चे इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो सेकंड एपिसोड विल बी सून इंशाल्लाह। वेट किया जा रहा है, बिल्कुल वेट किया जा रहा है, क्योंकि मैं
खुद देखता हूँ, हम बच्चों वाले हैं, तो जब हया और बहादुर का मेरे घर में भी आवाज़ अटती है, क्योंकि हम उसकी स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं, उस पर बात कर रहे होते हैं, उसकी एनिमेशन पे बात हो रही होती है, तो फ़ौरन बच्चे दौड़े आते हैं कि मुझे दिखाएं हया और बहादुर का। तो हम चाहते हैं कि ये नेशनल हीरोज़ बने, कोई सुपरमैन हमारा नेशनल हीरो नहीं है, हया और बहादुर बच्चों के लिए हीरो बने और ये मैसेज कन्वे करें कि किस तरह से अपने आप को सिक्योर करना। ठीक हो गया। अच्छा, ये मुहिम जो है ये अब मैं चाहूँगा ये भी आप हमें बताएं किन किन प्लेटफॉर्म्स पे हम इसको देख सकेंगे, सोशल मीडिया पे मैं कह लूँ या टीवी पे कह लूँ, उसके साथ साथ किन स्कूल्स में, किन निजी इदारों के थ्रू किस तरह से इसको, क्योंकि अवेयरनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस हवाले से। कवानीन तो मौजूद हैं और वो दहाइयों से कवानीन मौजूद हैं, उन पर भी आगे चलकर मेरा एक थोड़ा सा टफ आपसे क्वेश्चन होगा, बट पहले मैं चाह रहा हूँ कि हम इसको थोड़ा सा डेवलप कर लें। श्योर, फॉर श्योर। आउटरीच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी, और इसमें हमने ये देखा कि हमें किसी एक प्लेटफॉर्म पे अपने आप को फिक्स नहीं करना। तो सबसे पहले हमने ऑनरशिप है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने सबसे पहले इसको शेयर किया है, उनके अकाउंट से इसको शेयर किया गया है, और उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया अक्रॉस पाकिस्तान उस पर शेयर हुआ है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, और फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। हमारा काम बहुत बेसिकली खुफिया होता है अमूमी तौर पे हमारे डिपार्टमेंट का, हम फ्रंट लाइन पे नहीं आते, लेकिन हमने फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे हर जगह इसको दे दिया है, और ताकि कि हमारी ख्वाहिश ये है और हमारा मकसद ये है कि इसकी आवाज़ मैक्सिमम जगह तक पहुँचे, हर किसी तक पहुँचे, और हमें सजेशंस भी आए, रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है, हम उसको मज़ीद बेहतर करें। तो एक तो ये तमाम प्लेटफॉर्म से जा रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है ये बताते हुए कि हमें अच्छा रिस्पॉन्स आया है, और बच्चों की तरफ से, उनके पेरेंट्स की तरफ से, और फिर तालीमी इदारों की तरफ से। ठीक है। दूसरा जो आपके सवाल का हिस्सा था कि इसको हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में किस तरह से लेके जा रहे हैं, तो जैसे आपने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि हम स्कूल एजुकेशन से कोलैबोरेट कर रहे हैं। ठीक है। पहले स्टेप पे तो हमने उन्हें बोला कि आप इसको करिकुलम में ऐड करें, और ये ज़रूरी है छोटी क्लासेस में छोटे बच्चों को ये बताया जाए कि व्हाट इज़ अ गुड टच एंड बैड टच, और आपके प्राइवेट पार्ट्स क्या हैं जहाँ किसी को छूने की इजाज़त नहीं हो सकती। और उसके साथ ही ये आप स्कूलों के अंदर भी आप प्ले कर सकते हैं हमारी ये वीडियोस। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि 5 बेसिकली इनिशियल हमारे इस इरादे में 5 एपिसोड्स हैं, जिसमें से पहली आ चुकी, दूसरी 2 दिन में आने वाली है, थर्ड भी ईद से पहले आ जाएगी। ठीक है। तो इंशाल्लाह हम उस पर रिगरसली काम कर रहे हैं। तो आपने इसमें कहा कि प्ले कर सकते हैं, मैं यहाँ पर शायद मेरी भी एक सजेशन हो कि प्ले करवाई जाए गवर्नमेंट की तरफ से, कहकर तमाम स्कूल्स में ये किसी ना किसी तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कराया जाए, जो कि बहुत अच्छा शायद हो सकेगा। मैं इस पर ऐड करता हूँ, जैसे बिल्कुल कि उनको पाबंद किया जाए कि भाई ये अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने अपने बच्चों को, उनके मुस्तकबिल को, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों में ट्रॉमास फिर रह जाते हैं। बहुत से हमने ऐसे केसेस देखे हैं जो उनको फिर पूरी जिंदगी वो उससे नहीं निकल पाते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आपको लगता है कि बहुत सारे हमारे मुल्क में एक्टर्स ऐसे हैं, इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं, उनके थ्रू अगर इन चीज़ों को शेयर करवाया जाए, इसकी मजीद हाइप होगी, मजीद अवेयरनेस बेहतर तरीके से होगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आई एम वेरी ग्लैड कि हम ये कर रहे हैं। हमने जब देखा कि हमारे अपने अकाउंट्स पे तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन वो सरकारी अकाउंट्स हैं, ऑफिशियल अकाउंट्स हैं, जो अमूमी तौर पे इस नौइयत का कंटेंट नहीं दे रहे होते, तो हमने जितने भी आपके मेगा इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं नाम नहीं लेता, हमने उनको कैटेगराइज किया, कैटेगरी A, B, C, और आपके पाकिस्तान के टॉप इन्फ्लुएंसर्स को हमने एंगेज किया हुआ है। ठीक है। और हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इट इज़ अ कॉमन कॉज, और आप इस पे हमारा साथ दें, और आई एम वेरी हैप्पी कि हमें बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। और आप देख रहे हैं आप अक्रॉस द मीडियम्स, आप इंस्टाग्राम पे जाएँ, टिकटॉक पे जाएँ, यूट्यूब पे जाएँ, वहाँ दीगर कंटेंट तो मिलते ही हैं, लेकिन आपको इन्फ्लुएंसर्स हमारा कंटेंट शेयर करते हुए नजर आएंगे। और ये हो रहा है, ये पिछले 10 दिन से हो रहा है, और थ्रू आउट द कैंपेन आप देखेंगे कि इन्फ्लुएंसर्स इसको शेयर करेंगे, हमारे आर्टिस्ट इसको शेयर करेंगे, हमारे हीरोज इसको शेयर करेंगे। ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फिजिकल आउटरीच। तो हमारा इरादा ये है कि हम अभी, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियाँ हो गई, कल ही हुई हैं, तो हम इस दौरान जो समर स्कूल्स हैं और समर के कैंप्स हैं उसमें हम जाएंगे, और उसमें हम अर्बन और रूरल सेटिंग दोनों को टारगेट कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ समर कैंप्स हैं वहाँ जाके तो हम फौरी तौर पे इन गर्मियों में भी बच्चों को ये वीडियोस प्ले करके दिखाएं, और हम स्टोरी टेलिंग के अंदाज में, क्योंकि बच्चे कहानी सुनना पसंद करते हैं, स्टोरी टेलिंग के अंदाज में उनको बताएं उनका, ताकि इंटरेस्ट फिर इसमें डेवलप हो सके। ठीक है। जैसे स्कूल खुलते हैं तो इंशाल्लाह हम सेकंड हमारी जो एपिसोड है उसमें अगेन स्कूल एजुकेशन विल बी आवर पार्टनर, और दे विल बी लीडिंग इट, कि हम थ्रू आउट पंजाब प्राइवेट एंड पब्लिक स्कूल्स दोनों में इसको एज अ कैंपेन लेके जाना चाहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मैं ये चाहूँगा कि जो एनिमेशन सीरीज, एनिमेटेड सीरीज इस वक्त बनाई गई है, जो आप हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे थे, उसकी एक झलक देख लेते हैं, और दोबारा फिर तौसीफ साहब से हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे।
ले जी, बड़े ज़बरदस्त तरीके से पोर्ट्रे किया गया जो बच्चों को हमारे फेस करना पड़ता है कि किस तरह से जो इर्द गिर्द हमारे लोग मौजूद हैं, हमें उन पर नज़र रखने की भी ज़रूरत है। और बच्चों को गाइडेंस के लिए मैं तौसीफ साहब को ये दाद देना चाहूँगा, जो दादाजी का जो एक कैरेक्टर ऐड किया है, जो वो उन्हें सिखा रहे हैं, ये बहुत एक पॉजिटिव चीज़ है कि फैमिली के अंदर इस तरह की कम्युनिकेशन, इस तरह की कनेक्टिविटी जो शायद अब कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि वो नहीं है। बिल्कुल, हमने यही सोचा कि हमारी सोसाइटी ऐसी है जो फैमिली ओरिएंटेड है। हम ख़ानदान में और फैमिली सिस्टम पे बिलीव करते हैं, हम साथ रहते हैं, तो क्यों ना बच्चों को एक दादा जान का कैरेक्टर हो, वो एक्सप्लेन करे कि बेटे ये है गुड टच और ये है बैड टच, और कभी भी ऐसे करेगा तो वही स्लोगन शोर मचाएं, अम्मी अबू को बताएं। तो आप देखेंगे हर एपिसोड में दादा जान आएंगे और आके एक सेटल अंदाज में बच्चों को समझाएंगे। और हम जो सेकंड एपिसोड की बात कर रहे हैं उसमें अगेन इसी तरह से फर्स्ट एपिसोड में हया जो है वो बैड टच के खिलाफ आवाज़ बुलंद करती है, सेकंड एपिसोड में बहादुर इसमें आवाज़ बुलंद करेंगे, थर्ड एपिसोड में दे विल बी हीरोज़। तो और वो स्कूल में और प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए और अक्रॉस द स्कूल्स तमाम बच्चों को बता रहे होंगे और प्रिंसिपल ये कहेंगे कि ये हमारे हीरोज हैं जिन्होंने बैड टच करने वाले को अरेस्ट करवाया, गिरफ्तार करवाया, आवाज़ बुलंद की। तो बच्चे आपको कैसे पता चला था कि इट इज़ अ बैड टच? तो फिर दादा जान अगेन उनकी एंट्री होती है और पूरा एक आसान अंदाज उसका वो बना हुआ है। ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा, बच्चों के साथ जब जिनसी बदसलूकी खुदा न खास्ता की हो, लेकिन अगर हुई है तो फिर फौरी तौर पर रिपोर्टिंग के लिए कौन सी कानूनी सहूलतें मौजूद हैं, और फिर उस कानून पर इम्प्लीमेंटेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कानून तो आपको पता है कि हमारे मुल्क में बहुत सारे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में आके कहीं ना कहीं हम लोग मार खा जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी इसमें आपने गौर किया होगा कि स्क्रीन के ऊपर भी एक नंबर चल रहा था 1121। ठीक है, ये चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो का 24/7 चलने वाला इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है। हम आपके लिए मौजूद हैं। आपको नफ्सियाती मदद चाहिए, आपको कानूनी मदद चाहिए, आपको शेल्टर चाहिए, आपको पुलिस की मदद चाहिए। ठीक है, तो एक तो डायरेक्टली 15 इज ऑलवेज देयर। सब लोगों को पता है कि कभी भी कोई भी जुर्म होता है तो आप 15 में लाएंगे, आपको इमरजेंसी पुलिस रिस्पांस मिलेगा इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिस्टम बहुत बेहतर हो गया है। रिकॉर्डेड कॉल्स हैं, जो आपका रिस्पांस टाइम है वो नोटेड होता है, एक्शन होता है, नोट किया जाता है कि ये रिस्पांस टाइम है, कॉल अगर इतने बजे आई थी तो कितनी देर में फर्स्ट रिस्पॉन्डर आप तक पहुंचा। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम्स हमारे बहुत बेहतर हो रहे हैं। और हमारा जो क्राइम रेट है, अगर आप उसको इंटरनेशनली दुनिया के बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज से मुकाबले में देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्राइम रेट कम है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्राइम, और उस पर मेहनत हो रही है, तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे उस पर काम कर रहे हैं। तो ये 2 नंबर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ वाक़या हो, आप इमीडिएटली रिपोर्ट करें, आपको हमारी जानिब से मदद फ़ौरन मिलेगी। और वो जस्ट इमरजेंसी रिस्पांस तक नहीं है, उसमें कानूनी मदद शामिल है। उसमें जिस तरह आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया कि खुदा न खास्ता अगर कोई बच्चा इस सिचुएशन से गुजरे तो वो लाइफ लॉन्ग ट्रामा में रह सकता है। बिल्कुल ऐसी उसको नफ्सियाती मदद की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे भी हम आपके लिए मौजूद हैं, हेल्प देते हैं। और रियासत अपने वसाइल के मुताबिक इस पे मौजूद है, लेकिन इट इज़ अ कॉमन कॉज। इसमें पेरेंट्स को, इसमें सिविल सोसाइटी को, बिल्कुल ऐसे ही है। हम सब कुछ स्टेट पर नहीं डाल सकते, स्टेट को ये नहीं कह सकते कि ये सब आप नहीं करना है। हमें अपने तौर पर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो करने की ज़रूरत है। हुकूमत की तरफ से, पंजाब हुकूमत की तरफ से बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, हम सबको इसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, और एक दूसरे के साथ शेयर भी करना है, अपने बच्चों को भी समझाना चाहिए। बहुत शुक्रिया तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब तौसीफ सबी गोंदल साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाजरीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं आपकी सेहत के हवाले से। और आज जैसे कि दुनिया भर में आलमी यौम हाजमा यानी कि वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का जो मकसद है वो अवाम में मैदे और निज़ाम हाजमा से जुड़ी बीमारियों, उनकी वजूहात, अलामात और बर वक्त इलाज से मुताल्लिक शऊर बेदार करना भी है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी खाने के अज्जा को जज्ब करने तक महदूद नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ ये हमारे पूरे जिस्म को एनर्जी फराहम कर रहा है, इम्यूनिटी हमारी बेहतर कर रहा है, और जो हमारी ओवरऑल हेल्थ है उसमें बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। तो अगर हमारा स्टमक ठीक काम नहीं करे तो ना सिर्फ रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासिर होती है, बल्कि इसके अलावा ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो शुरू हो सकती हैं, जिनमें शुगर है, दिल के अमराज हैं, हत्ता कि हम ज़हनी दबाव का भी निशाना बन सकते हैं। बदहज़मी, सीने
कि जलन है, कॉन्स्टिपेशन है और गैस्ट्रिक जो इश्यूज़ हैं उनकी अलामात को हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही अलामात बाज़ औक़ात बहुत बड़ी बीमारियों का पेश खैमा भी साबित हो सकती हैं। तो आज के दिन हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक सेहतमंद जो स्टमक है उसकी पहचान क्या है। हमारे साथ मौजूद होंगे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर उस्मान नईम, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आज जिस तरह हम वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे की बात कर रहे हैं, तो डाइजेस्टिव हेल्थ से क्या मुराद है, ये हमारी सेहत पर मजमूई तौर पर किस तरह से असरअंदाज होता है? डाइजेस्टिव हेल्थ यानी निज़ाम हज़म की सेहत को समझने से पहले 3 अलामात ऐसी हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो नॉर्मली हर इंसान को होती हैं, फेस कर रहे हैं हम, ठीक फेस कर रहे हैं, जो नॉर्मल है। अगर ये हो तो कोई मसला नहीं, अगर इसके अलावा हो तो मैदा गड़बड़ है। ये 3 चीज़ें समझ लें। एक है खाने के बाद पेट का थोड़ा सा फूल जाना है, जैसे सेटाइटी जिसे कहते हैं, ठीक है। दूसरा है पेट में भूख के दौरान हल्की सी दर्द होना, ठीक है, हंगर पैंग्स। और तीसरा है रफ़ा हाजत के लिए आपको जब ज़रूरत महसूस हो तो पेट में हल्का सा दर्द होना, जिसे डेफिकेशन कहते हैं। अब 3 चीज़ें, डेफिकेशन, सेटाइटी और हंगर पैंग्स, ये निज़ाम हज़म में नॉर्मल है। इसके अलावा अगर कोई भी अलामत है तो इसका मतलब है कि कोई बीमारी निज़ाम हज़म में है, मौजूद है, ठीक है। तो अगर इन इलामात के अलावा कोई अलामत है तो उसे इन्वेस्टिगेट भी होना चाहिए, ठीक है। तो डाइजेस्टिव हेल्थ इन 3 में है, और इन 3 के अलावा अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है डाइजेस्टिव हेल्थ कॉम्प्रोमाइज है, ठीक है। आप कह रहे हैं इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन के क्या सबसे पहले तरीके हैं, किस टेस्ट की तरफ हमें जाना है, किस डॉक्टर को हमें सबसे पहले दिखाना है? सबसे पहले जो जनरल फिजिशियन है उससे रब्ता किया जाता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम अलामात बड़ी नॉर्मल सी, सटल सी होती हैं और इनको ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत नहीं होती, और दवाओं से इलाज हो जाता है। दवाएँ, परहेज़, लाइफस्टाइल, माइंडसेट, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आप बहुत सी 90% निज़ाम हज़म की जो अलामात हैं उनको आप ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हमें किस तरह से पता चलेगा कि हमारा स्टमक बड़ा सेहतमंद है? क्या एक ऐसी रूटीन होती है कि जैसे अगर आपने खाना खाया है, आपको क्या ऐसी फीलिंग आती हैं, कुछ चेहरे पे ग्लो फील होता है, क्योंकि अब ये सारा इंटरनल सिस्टम है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा स्टमक बिल्कुल ठीक है? बड़ी आसान बात है, अगर ये 3 चीज़ें हैं सिर्फ, अच्छा ये नॉर्मल होनी चाहिए। जब आपको भूख लगे, आपको हंगर पैंग्स आने चाहिए, इसका मतलब है मैदा चल रहा है। डेफिकेशन के लिए आपको जाना पड़ रहा है तो इसका मतलब है आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं है, आप ठीक है। और खाने के बाद अगर सेटाइटी हो रही है, आपका पेट भर रहा है, इसका मतलब है निज़ाम हज़म चल रहा है। अगर ये 3 चीजें हैं तो इसका मतलब है आप ठीक है। अगर नहीं है, इनमें से कोई भी कंप्रोमाइज है, बढ़ी हुई है या इसके अलावा है, इसका मतलब है कोई मसला, ठीक है। अच्छा, खाने के बाद कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि उनका जो स्टमक है वो बड़ा भारीपन एक उसमें फील होता है, बोझल सा महसूस होता है, उसकी क्या रीजन हो सकती है? खाने का ब्लोटिंग जिन्हें बहुत ज्यादा हो रही है, खाने के बाद ब्लॉटिंग इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स वी फेस डेली। हमारे पास जितने पेशेंट आते हैं उनमें से 80% ब्लॉटिंग की जरूर कंप्लेन करते हैं somehow or other। इसकी 3 बड़ी वजूहात हैं, ठीक है। नंबर 1 मैदे में सोजिश, गैस्ट्राइटिस। नंबर 2 मैदे का स्लो हो जाना, गैस्ट्रोपेरेसिस, जैसे शुगर के मरीज हैं उनमें मैदा स्लो हो जाता है। और तीसरी चीज़ समटाइम्स डिस्पेप्सिया के साथ इस तरह के मरीज आते हैं, और डिस्पेप्सिया एक बीमारी है, इसकी एक लंबी चौड़ी डिटेल है, उसको हम डिस्कस ना करें। लेकिन असूल सिंपल सा आपको बता देता हूँ, अगर मैदा खाने के बाद बोझल हो रहा है, खाने के साथ पानी मिक्स ना करें, आधा घंटा पहले 2 घंटे बाद पानी नहीं पीना, नंबर 1। नंबर 2 वो वाली चीज़ें खाएं जो अफारा ना करें, उसे कहते हैं लो फूड मैप, ठीक है। इसकी एक लिस्ट है, लो फूड मैप डाइट इस्तेमाल करें, ठीक है। खाने के साथ पानी मिक्स ना करें, और खाना थोड़ा थोड़ा बार बार खाएं, ब्लॉटिंग खत्म हो जाएगी। पोर्शन साइज मतलब जरा थोड़ा सा, पोर्शन साइज 75% पे लें, ठीक है, तो ठीक हो जाएगी। अच्छा, वो बेहतर हो सकती है। और एक और भी हम लोगों की प्रैक्टिस में बड़ी गलत है, हम साथ सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे होते हैं, हाँ। खानों में मसालों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है, ये एक रीज़न हो सकती है ब्लॉटिंग की? जी जी, जब हम खाने के साथ लिक्विड मिक्स नहीं करना, पानी मिक्स नहीं करना, तो उसमें सॉफ्ट ड्रिंक्स भी हैं, और जब लो फूड मैप डाइट की तरफ जाना है तो उसमें मसाले नेगेटिव हो जाएंगे। तो पोर्शन साइज कंट्रोल करें, लिक्विड मिक्स ना करें, और लो फूड मैप डाइट लेना।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब ये है कि जैसे हमारा खाना डाइजेस्ट सही तरीके से नहीं हो रहा तो फिर सीने में जलन लोगों को महसूस हो रही होती है, कई लोग कह रहे थे मुझे तेजाबियत हो रही है, तो वो डिफरेंट नाम जो हमने अपने वो सोच के हिसाब से रख लिए हुए हैं, ये किस तरह से होता है और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? तेजाबियत का मसला ये है कि मैदे के अंदर तेजाब बनता है, pH2 है, pH2 इतनी कम है कि आप अगर कोई गोश्त का टुकड़ा या उंगली अंदर जाए तो वो पिघल जाए, डाइजेशन होनी है ना एक नॉर्मली। तो अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया, मैदे को ऐसा बनाया को इतनी कम pH को टॉलरेट कर सकता है, लेकिन खुराक की नाली को नहीं बनाया जहाँ से गुजर के जा रहे हैं। अब प्रॉब्लम नहीं मैं बताता हूँ, प्रॉब्लम ये है कि मैदे और खुराक की नाली के दरमियान में जो वाल्व है वो खुल जाता है, जब रिफ्लक्स होगा वापस की तरफ तेजाब आएगा खुराक की नाली में तो वहाँ पे जलन शुरू कर देगा। अब इसके लिए क्या करना? इसके लिए खाने के बाद 2 घंटे लेटना नहीं है, खाने के बाद 2 घंटे पानी नहीं पीना, और जिनको रिफ्लक्स बहुत ज़्यादा है उनको जो चारपाई या बेड पे सोते हैं सर की तरफ पाए के नीचे एक ईंट रख लें, उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ टिल्ट कर लें। ये 3 असूल कर लें, रिफ्लक्स कभी हो ही नहीं सकता। रिफ्लक्स सही होना है लाइफस्टाइल से, दवाएं सिर्फ वक्ती तौर पे सिम्टोमेटिक रिलीफ देंगी, ठीक है, लेकिन अगर रिफ्लक्स को सही करने, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, गर्ड को ठीक करने के लिए लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, वरना ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये आपको लगता है कि कहना दुरुस्त होगा कि हमारे जिस्म में जब भी हम ये नोटिस करते हैं कि यार एकदम से क्या हुआ, मैं तो ठीक था, बहुत सी बीमारियों का आगाज़ हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं या एग्जैक्टली वो हमारे स्टमक से ही रिलेटेड है? Stomach is the powerhouse, like it's a fuel tank। जैसे डीजल या पेट्रोल गाड़ी में जाता है वो प्रोसेस होता है तो उसे एनर्जी मिलती है, इसी तरह आपका खाना जाता है वो प्रोसेस होता है, एनर्जी जनरेट करता है। स्टमक से के अंदर जो कुछ जा रहा है उसने अपना इफेक्ट देना है। खराब पेट्रोल डालेंगे इंजन खराब होना ही होना, इसी तरह खराब पेट्रोल जाई जा रहा है एक टाइम बाकी ऑर्गन्स को फिर डिस्टर्ब करता ही है। उसकी मिसाल दे देता हूँ, लिवर के ऊपर फैट जमा हो जाएगा, दिल की शरियानों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा, दिमाग की शरियानों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा, हार्ट अटैक, फालिज, जिगर उड़ जाएगा, गुर्दे के मसाइल पैदा हो जाएंगे। सो इट इज ऑल इंटरकनेक्टेड। यस, द बिगेस्ट पोर्शन विल बी प्लेड बाय स्टमक। ठीक है। अच्छा, जैसे अभी मैं ब्रेक में भी आपसे पूछ रहा था मेटाबॉलिज्म को लेकर, तो एज के साथ साथ स्लो होता जाता है मेटाबॉलिज्म, जो हम कहते हैं कि खाना अब मुझे देर से या तो डाइजेस्ट हो रहा है या फिर जैसे पहले भूख लगती थी अब वैसे भूख नहीं लगती है। जी जी, अमूमी तौर पर जिस्म को जितनी चीज़ की ज़रूरत होती है वो उतना मांगता है। पानी की मिसाल आपके सामने है, गर्मियों में प्यास ज़्यादा लगती है, सर्दियों में कम लगती है। उसकी वजह यही है गर्मियों में पसीना आ रहा है, वेपरेट हो रहा है, डिहाइड्रेशन ना हो जाए, अल्लाह ने असूल बनाया हो। इसी तरह खुराक का भी असूल है, जितनी ज़रूरत होगी उतना जिस्म मांगेगा। कुछ बीमारियों के अलावा अमूमी तौर पे जो असूल है वो यही है कि जितनी ज़रूरत है उतना मांगेगा। मेटाबॉलिज्म बढ़ा लें भूख बढ़ जाएगी, मेटाबॉलिज्म कम कर लें भूख कम हो जाएगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो आपको लगता है कि स्टमक को भी उस पर एक चेक एंड बैलेंस रखने के लिए, जैसे बाकी भी हमारे प्रोग्राम में डॉक्टर्स आते हैं वो कहते हैं कि हर साल में 1 बार या 2 बार आपको अपने टेस्ट करवा लेने चाहिए, तो स्टमक के लिए कौन सा ऐसा स्पेसिफिक टेस्ट होता है जो आपको लगता है कि 6 महीने बाद या 1 साल बाद हमें कोई रिपीट करवाना चाहिए? अमेरिकन कॉलेज ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, यूरोपियन गाइडलाइंस, हमारी लोकल गाइडलाइंस, कोई ऐसा टेस्ट नहीं है और ना ही करवाना चाहिए। सिर्फ अलामात पे चेक रखना चाहिए, डाइट का कंट्रोल, अच्छी खुराक लेनी चाहिए, और अगर कोई रेड फ्लैग्स आए, कोई खतरे के निशान नज़र आए, कोई अलामात ऐसी नज़र आए जो इन 3 के अलावा है, तो फिर फौरन टेस्ट करवाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन को लेकर हमने देखा कि लोगों को बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, डिस्कस नहीं करते हैं सम सर्टेन रीज़न, या उसको इग्नोर करते रहते हैं। ये कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, कितना ख़तरनाक हो सकता है? अच्छा, कॉन्स्टिपेशन एक अलामत है, बीमारी नहीं है। ठीक है। अलामत किसी बीमारी की वजह से होती है, पीछे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। ठीक है। अगर तो वो खतरनाक वजह है तो ये खतरनाक है, अगर अमूमी वजह है तो ये खतरनाक नहीं है। अमूमी तौर पे हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिपेशन के मरीज़ हैं उनके 95% 2 वजूहात हैं। नंबर 1 फाइबर्स कम लेते हैं, नंबर 2 पानी का इस्तेमाल, डिहाइड्रेशन और डिक्रीज फाइबर, ये 2 बड़ी वजह हैं कॉन्स्टिपेशन की। ये ठीक कर लें तो आपकी कॉन्स्टिपेशन मोस्ट ऑफ द टाइम रिजॉल्व हो जाती है। कुछ खतरनाक वजूहात हैं लेकिन उनके साथ फिर
और भी प्रॉब्लम होंगी, ठीक वेट है। लॉस हो रहा होगा, ब्लीडिंग हो रही होगी, ठीक है। एक कोई फैमिली हिस्ट्री खतरनाक होगी। कॉन्स्टिपेशन को लेकर इतनी मिथ्स हैं, इतने बातें हम सुनने को मिलती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग सिर्फ 2 काम कर लें, 30 ग्राम्स फाइबर ले लें, 2 इसबगोल के चमचे, 1 चिया सीड का चम्मच और ठीक है। फ्रूट सब्जियां ठीक ये ले लें, और साथ अपने पानी के 16 से 18 गिलास तक रोजाना कंज्यूम कर ठीक लिए, है। तो इनकी कॉन्स्टिपेशन नहीं हो सकती। और अच्छा खासा सोर्स हमारे पास मौजूद है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की सूरत में, जो कि हम फाइबर अपना जो है उसको पूरा कर सकते हैं। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट, दिस इज द बेस्ट फूड इन द वर्ल्ड। और अगर मुझसे कोई पूछता है कि डॉक्टर साहब मैंने वेट कम करना है, मैंने अपनी एज को रिवर्स करना है, 50 साल का हूँ, मैंने 35 साल में वापस जाना है, और मैंने अपनी स्किन पे ग्लो लेकर आना, खूबसूरत नजर आना है, तो उसे कहता हूँ अपनी खुराक ठीक कर लो। कहते हैं खुराक क्या ठीक करने, उनको एक सादा सा असूल बताते हैं, जितने मर्जी फ्रूट खाएं, जितनी मर्जी, वेट कम करने के लिए मैं बता रहा हूँ, जितनी मर्जी सब्जियां लें, उबला हुआ गोश्त 150 ग्राम्स ले लें, ठीक है, और अपने जो नट्स हैं उन डाइट को जिस तरह से आप कह रहे हैं बैलेंस करके वो किया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर उस्मान नईम हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।